So, hello guys, how are you? Today we are studying our new topic, federalism. Federalism is a system of government in which the power is divided between central authority and various constituent unit of country. फेडरलिज्म क्या है? एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, क्या है? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूंट, मतलब सेंट्रल के पास पावर होगी और उसके नीचे लोअर लेवल्स बना दिए जाएंगे, उनके पास भी पावर होगी. फेडरेशन हैज़ टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. फेडरेशन में क्या है? दो और दो से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होंगी या होती है. वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री. पहली है जो पूरी कंट्री के लिए, लाइक सेंट्रल आप मान सकते हो, एंड दैट इज़ यूजुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर यू फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट. फ्यू सब्जेक्ट, देखो इस लाइन को गौर करना, कोई ऐसा नेशनल इंटरेस्ट होता है लाइक फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, रेलवे और वो जो भी है उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, यूएसए, ये इनके एग्जाम्पल. यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है? अ कंट्री विच इज़ गवर्न बाय वन सिंगल गवर्नमेंट इज कॉल्ड यूनिटरी गवर्नमेंट. अब भाई आपका घर भी एक तरह से यूनिटरी हो सकता है. किस तरह से? आपकी मम्मी के इशारे से, पापा के इशारे पे चलता है, तो यूनिटरी हूँ मैं आपका. तो इस हिसाब से क्या है, एक कंट्री जो एक यूनिटरी गवर्नमेंट, एक सिंगल गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन पे चल रही है, उसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट. तो बढ़ते आगे. द सब यूनिट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट have no power of their own and can only implement the order issued by the unitary government. तो क्या होता है, इनकी मान लो अगर अपन इन्होंने लेवल बना भी दिए, सब यूनिट्स बना भी दी, तो ये क्या करेंगे, वो सब यूनिट्स के पास खुद की कोई पावर ही नहीं होगी ब्रो. तो जो पावर होगी वो क्या कर सकते हैं, उनका जो ऑर्डर है, यूनिटरी गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर निकाला है उसको ही वो आगे इम्प्लीमेंट करेंगे, इससे ज़्यादा उनका कोई हक नहीं है. तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो यूके, नेपाल, श्रीलंका एंड एक्सेट्रा. सो वी हैव टू मूव अहेड. Just wait. So, features of federalism. Okay, there are two or more levels of government. सबसे मेन क्वेश्चन है पूरे अपने फेडरलिज्म चैप्टर का ये. अगर 7 पॉइंट पढ़ लिए, 5 से 6 पॉइंट है, ये पढ़ लिया तो फेडरलिज्म का आपको 80% तक आइडिया लग जाएगा किस बारे में बात होने जा रही है, क्या बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात करेंगे, एवरीथिंग. देर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. दो से ज़्यादा लेवल्स होंगे गवर्नमेंट के. कैसे लेवल्स? लेवल सबके निकलेंगे नहीं, वो वाले नहीं. लेवल मतलब सेंट्रल लेवल होगा, स्टेट लेवल होगा, लोकल लेवल होगा, नॉर्मल आप समझ ही सकते हो, आप सब जानते हो इस बारे में. डिफरेंट ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सेट ऑफ सिटीजन. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब लेवल भले डिफरेंट होंगे, स्टेट होगा, सेंट्रल होगा, लोकल होगा, पर जो सिटीजन होंगे, जो गवर्न होंगे इन सबसे, वो एक ही बंदा होगा. अब मैं हूँ, मेरे को सेंटर का भी मानना पड़ेगा. सेंटर ने कह दिया भाई कल तेरे स्कूल की छुट्टी है, मानना पड़ेगा. स्टेट ने कह दिया छुट्टी है, तो मानना पड़ेगा बस. और एक और बात, अगर इन दोनों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, इन दोनों मतलब हाँ लेवल्स में, तो जुडिशरी रेस्पॉन्सिबल है उनको कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए वगैरह, जो भी अभी पढ़ते हैं अपन. द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. जो फंडामेंटल लेवल है गवर्नमेंट का, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसी भी एक भी लेवल से नहीं हो सकता है. उसके लिए दोनों का मतलब सहमति होनी चाहिए. और फिर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वो यूनियन का वो जो आंसर होता है, जो सोल्यूशन, वो प्रीवेल करता है, यानी सुपीरियर माना जाता है. ठीक है. द जुडिशरी प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट. ये तो बता ही दिया, जुडिशरी प्रिवेंट करता है जो भी होता है वो सब. Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. तो क्या है, द जुडिशरी प्रिवेंट करती है क्या, कॉन्फ्लिक्ट को किसके बीच. अरे यार क्या आ गया, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल. हाँ, हर एक लेवल के लिए अपना अपना रेवेन्यू का सोर्स अलग है. कोई भी नहीं कि मेरी थाली में से तू खा रहा है, मेरी थाली में से वो भी खा रहा है. सबके पास अलग अलग थाली है, सबके पास बराबर घी है, बराबर. और इन फेडरल गवर्नमेंट ईच गवर्नमेंट हैव देयर ओन सेपरेट पावर. तो क्या है भाई, फेडरल गवर्नमेंट में सबके पास अपनी अपनी पावर भी है. मेरे पास बंदूक है तो उसके पास भी बंदूक, मतलब उसके पास कोई, मतलब लेवल्स के हिसाब से पावर भी वेरी करती है, सीधी बात ये है. काइंड्स ऑफ फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. आराम से क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर 102 नंबर का. तो पढ़िए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है. कमिंग, लोग पास में क्यों आते हैं एक दूसरे के. एक सोचो ना, क्यों आते हैं, अपने आप को थोड़ा और डेवलप करने के लिए, कुछ अपने जो कमियाँ है वो पूरी करने के लिए. तो कमिंग टू फेदर फेडरेशन, द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट्स. अपनी खुद की बिगर यूनिट्स बनाते हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स है वो मिलके. तो इनमें एग्जांपल आ जाएगा यूके, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया. देन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, मतलब पकड़ के रखो, ऐसा मतलब तुम समझो. अ लार्ज कंट्री डिवाइड टू डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड नेशनल गवर्नमेंट. एग्जांपल इंडिया एंड पाक. तो क्या है, लार्ज कंट्री है वो डिसाइड करती है अपनी पावर को डिवाइड करने का. जैसे अपने इंडिया में पावर कैसे है, डिवाइडेड है, सेंट्रल, फिर स्टेट, फिर लोकल, इस तरह से जो पावर डिवाइडेड है उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. चलो बढ़ते हैं आगे. तो एग्जांपल है इंडिया, पाक और बेल्जियम. शायद मैंने सुना था आज सुबह, देखूंगा मैं, कंफर्म होगा तो आगे बताएंगे आपको कमेंट सेक्शन में. चलो बढ़ते हैं आगे. व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. सेम टू सेम सेक्शन जो मैंने अभी यहाँ पे पढ़ाया था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में, वो सेम आपको यहाँ पे डालना है. देखते हैं इसमें क्या है. द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइड्स फॉर अ two-tier system of government. Central government representing the Union of India and the state, and later the third tier of federalism was adopted. ये
न्यू पॉइंट है, ढंग से पढ़ लीजिएगा। लेटर थर्ड टीयर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। देखो दो तो लेवल थे अपने पास, स्टेट एंड वो स्टेट एंड सेंट्रल, ये जो दो लेवल थे। फिर थर्ड ईयर भी मतलब इसमें आया गया, तो उसका नाम होता है ग्राम पंचायत, म्यूनसिपालिटीज़, वो जो भी, उसको थर्ड ईयर बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड्स पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विद इन 3 लिस्ट। 3 लिस्टों में इनके ऊपर पावर है जो डिवाइड की जाती है। पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड इज स्टेट एंड थर्ड इज कंकरेंट। यहाँ पे अपन ने थर्ड 3 मेंशन किए पर अपने को पढ़नी 4 है। चलो आगे बात करेंगे उस पर। यूनियन लिस्ट में क्या है भाई, मामला देखते हैं। यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 सब्जेक्ट। 100 सब्जेक्ट यानी 100 से ज़्यादा इसके पास सब्जेक्ट नहीं, 100 सब्जेक्ट है हाँ। और ओरिजिनली अगर देखा जाए तो 97 सब्जेक्ट है टोटल, ढंग से देखे तो इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं है यार अगर नत्थु वगैरह किसी का भी मामला हुआ आ गए भाई हमारे पास सेंट्रल में, ऐसा कुछ नहीं। नेशनल इंपॉर्टेंस जो राष्ट्र की इंपॉर्टेंस का है उससे बात करेंगे, उस पर ही मुद्दे, उसी मुद्दे पे बात होगी। लाइक फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग हो गया, करेंसी हो गई भाई, डॉलर कितना ऊपर चढ़ रहा है, रुपया कितना गिर रहा है, रुपया बढ़ रहा है, एक्सेट्रा जो भी एनीथिंग, रेलवे हो गया, फाइनेंस हो गया, इन सारे मुद्दों पे जो है यूनियन लिस्ट लेगी भाई। क्या लेगी, लाडू पेड़ा, एक्शन लेगी और जो भी लॉ बनाने होंगे वो इम्प्लीफाई करेगा। ओके आगे बढ़ते हैं। सो ऑन सब सब्जेक्ट ऑनली सेंट्रल गवर्नमेंट इज अलाउड टू मेक लॉज। अब ऐसा नहीं है स्टेट आ जाए और कहते नहीं नहीं भाई अपना डॉलर यूँ बढ़ा दो, फॉरेन अफेयर्स में ये कर दो वो कर दो, नहीं। इस पर जो भी होगा भले जैसा अच्छा बुरा जो भी हो सेंट्रल से ही होगा। मेन पॉइंट स्टेट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 61, ओरिजिनली 66 है। ध्यान रखना ये ओरिजिनल और में बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टेट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 61 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 66। इट कंटेन्स सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर। इसमें क्या आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा। ट्रेड तो वैसे मत लेना आप इसमें, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर ले सकते हो। ये 3 एग्जांपल आप इसमें दे सकते हो। एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग अथॉरिटी फॉर फॉर्मिंग लॉज ऑन दी सब्जेक्ट। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, वो ही फॉर्म करेगी जो भी मतलब इसमें लॉज वगैरह फॉर्म करना होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो मेरे को पता है बहुत जल्दी हो रहा है पर फिर भी थोड़ा अपना लेवल इंक्रीज़ करो क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, अरे यार हाँ, कंकरेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 47 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 52, 47 है ओरिजिनली 52 ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे भी तो कुछ हो सकता है, जरूरी थोड़ी है सबके अलग है। दो बंदे हैं, लड़ाई हो गई तो ऐसा थोड़ी है कि वो उनका कोई चीज़ सेम ही नहीं होगी, तो उनमें कुछ कुछ चीज़ें सेम भी होती है। तो लाइक इनमें बोथ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है तो सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ सच एज एजुकेशन भाई सेंट्रल वाले भी ले सकते हैं उस पर। और आपने देखा नहीं है कभी छुट्टी होती है तो कभी सेंटर से भी आ जाता है आपके पास, मतलब वो क्या कहते हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप होगा उसमें आ जाता है मैसेज कि भाई छुट्टी है, किसके द्वारा है, क्यों है, वो सब आ जाता है। और कभी कभी स्टेट के द्वारा भी हो जाता है, कोई मुद्दे हो जाता है, कोई रेलियाँ वगैरह उड़ जाती है तो ये बात है। तो इसमें बोथ ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होगा तो फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ दिस लिस्ट इज मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। ऑन दिस सब्जेक्ट बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉज। और चलो इनमें 2 लॉज तो हाँ ये दोनों बनाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ी बात यह है अगर इनमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है दोनों में, स्टेट में और गवर्नमेंट, स्टेट में और सेंट्रल में, तो क्या है सेंट्रल का जो डिसीजन है वो प्रीवेल करेगा यहाँ पे भी। हाँ स्टेट का क्या होगा, मारो सालो जिंदा मत छोड़ो हमें। हाँ रेजिडरी सब्जेक्ट पे आते हैं। 2 सब्जेक्ट विच आर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ 3 लिस्ट और एनी अदर मैटर दैट अराइज विद द पैसेज ऑफ टाइम आर नोन एज रेजिडरी सब्जेक्ट। तो इनमें क्या होता है, रेजिडरी सब्जेक्ट में ऐसे सब्जेक्ट जो टाइम के साथ, टाइम के पैसेज के साथ आगे आए हैं, अब डेवलप हुए। अभी अपने पास अभी अपन 2024 में, ऐसा क्या पता 2025 में कोई आ जाए घर पे बैठे बैठे कहीं पे उसके घर में बंदूक लगाया और मार दिया, तो क्या होगा कि बंदूक किसके डिवाइस से कनेक्टेड है, वो डिवाइस किसी घर पे है, किस आईडी से लॉगिन है, उसको पकड़ा जाएगा ना। अभी ऐसा थोड़ी है, अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो बस दैट्स ऑल। अभी जैसे ये मोबाइल पे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, एनीथिंग दैट हैपन्स एट विद द पैसेज ऑफ टाइम्स आर पुटेड इन रेजिडरी सब्जेक्ट। तो आगे पढ़ते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें रेजिडरी में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लेगी, रेजिडरी यानी जो बच गए हैं। अपन साइंस पढ़ते हैं उसमें देखते हैं जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो पीछे रेजिड्यू क्या बचा, रेजिड्यू यानी जो बच गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। सच सब्जेक्ट इंक्लूड कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड ई कॉमर्स। दी सब्जेक्ट कैम इनटू बीइंग व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, भीमराव अम्बेडकर जी ने बना दिया, गांधी जी ने बना दिया, उसके बाद ये जो आगे गए पैसेज ऑफ टाइम के साथ डेवलप होते गए। फिर से ये देख लो, ये क्वेश्चन आ गया, मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे ये क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मैंने बढ़ा तो दिया है वैसे। फिर से डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सेट ऑफ सिटीजन, फंक्शन ऑफ ईच टीयर ऑफ गवर्नमेंट इज सेपरेट, और द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन द स्पेशल पावर टू डिस्प्यूट फेडरल गवर्नमेंट पढ़ा दिया। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गया।
सोर्सेज ऑफ इनकम हो गया, द फेडरल हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव, हाँ ये है, द फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव है फेडरल सिस्टम के, क्या, एक तो टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी, एक तो सेफ गार्ड दो और यूनिटी जो एकता है उसको प्रमोट करो, एंड द कंट्री और एट द सेम अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसको भी अकोमोडेट करना है। भाई इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को मानने वाले कोई नहीं मानने वाले, सबको राजी रखना है भाई, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर तो है नहीं भाई मेरे पास जो मीम वगैरह लगा दूँ। हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर। इंडिया के जो कुछ कुछ स्टेट्स थे उनकी बाउंड्रीज़ को थोड़ा कम किया, थोड़ा बढ़ाया, किस बेसिस पे, लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे। कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट मेड एनी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, नेशनल लैंग्वेज नहीं बना रखा है। इससे क्या पता चलता है, याद करो जल्दी करेक्ट करो, सेक्युलरिज्म, अपना इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। बढ़ते आगे, 2 मिनट। हाँ, Hindi was identified as an official language. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled language by Constitution. हिंदी को क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा गया है, और हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेज, 7 3 21 थाला फॉर अ रीज़न। तो 21 लैंग्वेज ऐसी है जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट्स में जैसे जैसे वेरी करोगे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज दूसरी होती जाएगी। इंग्लिश अलॉन्ग विथ हिंदी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दैट क्वेश्चन। तो क्या है, इंग्लिश को यूज़ किया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल पर्पस के लिए। इंडिया अडॉप्टेड 3 लैंग्वेज फार्मूला, इस पर आपको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, मेरे को जितना पता है मैं बताता हूँ। 3 लैंग्वेज फार्मूला लाइक अपने हिंदी इंग्लिश एंड थर्ड सब्जेक्ट अपने संस्कृत उर्दू वगैरह, मैं जैसा कनेक्ट कर पा रहा हूँ उसका हिसाब से ये, मैंने अभी इसके पे देखा नहीं है। तो सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स हैज़ स्ट्रेंथेड स्टेट्स वाला कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो स्ट्रेंथेड फेडरलिज्म इन इंडिया। फेडरलिज्म को और मजबूत किसने किया है, द शेयरिंग ऑफ पावर, जो पावर की शेयरिंग हो रही है स्टेट्स और सेंटर के बीच में, उसने भी फेडरलिज्म को बहुत सहारा दिया है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन अब अपन 3 पार्ट में पढ़ेंगे, 1970, 1970, फिर 1970 से 1990 और 1990, 3 है अपने पास। तो तीनों में देखते हैं, पहले देखते हैं बिफोर 1970, द डोमिनेंस ऑफ INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC बोलूँगा तो समझ आए, बोथ एट द स्टेट एंड सेंट्रल स्टेट रिलेशन। बट अब देखो भाई क्या है, अब जैसे दोनों है सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, दोनों पे अगर सेम पार्टी है तो दोनों की जो इच्छा होगी वो भी सेम ही होगी, कोई वेरिएशन ही नहीं होगी भाई। तो सीधी बात है, कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, जब वेरिएशन ही नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा। जैसे जैसे बंदों में या फिर जो भी पार्टीज़ हैं उनमें वेरिएशन, बदलाव, ये जो वेरिएशन यानी आप कैसे समझोगे यार, जो जो चीज़ें उनकी अनइवन होने शुरू कर देती है, चेंजेस होना शुरू करता है, तो वेरिएशन होते हैं, वेरिएशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट्स ऑल। तो इसमें क्या है, 1970 बिफोर 1970 दोनों जगह पे INC ही थी, तो कोई मुद्दा ही नहीं उठता है भाई ये सब होने का, कॉन्फ्लिक्ट का। फिर 1970 टू 1990 इस टाइम पीरियड को एक ऐसा टाइम पीरियड माना जाता है, मतलब आप इसमें कह सकते हो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज़ हर एक जगह से फॉर्म होने लग गई थी, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कहीं से कम्युनिटी गवर्नमेंट बन रही है, कहीं से रीजनल गवर्नमेंट बन रही है, ऐसा कुछ। तो पढ़ते हैं कॉन्फ्लिक्ट पीरियड, इसको कॉन्फ्लिक्ट पीरियड बोलते हैं। एट द सेंटर देयर वाज गवर्नमेंट लेड बाय, सेंटर पे तो क्या था, INC था, बट इन मैनी ऑफ स्टेट रीजनल पार्टीज केम इन पावर, सबसे बड़ी दिक्कत। फिर 1990 मैनी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज राइज इन मैनी स्टेट्स ऑफ कंट्री विच स्टार्टेड एन एरा ऑफ कोalition गवर्नमेंट। फिर 1990 में क्या हुआ भाई, छोटी मोटी पार्टीज थी, उन्होंने कहा भाई हमको कोई इज्जत ही नहीं दे रहे हैं, अच्छा इज्जत ही नहीं है यहाँ पे कहीं पे। तो फिर उन्होंने क्या किया, हम 2 लोग मिल जाते हैं, मिलेंगे तो फिर अपना पावर बढ़ेगा, अपना जो भी वो सब बढ़ेगा। तो उन्होंने कोalition बना लिया सेंटर विच डिफ़िकल्ट, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए डिफ़िकल्ट हो गया भाई, उनकी डिमांड को कैसे ना माने, कैसे उनको इग्नोर करे वगैरह, जो भी जैसे समझ सकते हो वैसा आप रिलेट करना। फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन आप सीधा समझ सकते हो, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन यानी यूनिटी बनाना, डिसेंट्रलाइजेशन यानी पावर को डिवाइड करना, डिवीजन ऑफ पावर इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स ये मैंने नॉर्मल डेफिनेशन दिया, पढ़ते हैं, व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब पावर स्टेट सेंट्रल और स्टेट से लेके एक लोकल गवर्नमेंट को दी जाती है उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अपना चैप्टर बहुत ख़त्म होने पे ही है, तो मुश्किल से 15 से 17 मिनट का वीडियो जाएगा, तो देख लीजिएगा आप अगर आपके पास टाइम है तो। बिफोर 1992 द लोकल बॉडीज आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। 1992 से पहले क्या होता है, स्टेट मतलब जो लोकल बॉडीज़ है वो सीधा स्टेट के अंदर आते हैं, मतलब गांव वगैरह में ऐसी कोई सरकार नहीं थी, सरकार तो सड़ी अपनी है, तो फिर ऐसा कोई सरकार वगैरह था नहीं, तो रेगुलर इलेक्शन वर नॉट हेल्ड, इलेक्शन भी टाइम पे नहीं होता, क्या है भाई चलता रहेगा। तो लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव देयर ओन रिसोर्स, कोई रिसोर्स नहीं था अपना, कोई उनके पास पावर नहीं थी। फिर 1992 पे क्या है, तो 1992 क्या है, 1992 क्या है भाई, क्यों याद कर रहे हैं इससे इतना, कोई ना कोई इसमें लॉ बना होगा, कोई अमेंडमेंट हुआ होगा, तो वो आपको देखना है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड
हाँ देखो आ भी गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी मोर पावरफुल। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडेड किया गया था, पावर से जो थर्ड ईयर पे भी बांटी गई थी। क्यों? ताकि डेमोक्रेसी और पावरफुल हो सके। तो द स्टेप्स टेकन आर, क्या स्टेप्स लिए गए, पढ़ते हैं। लास्ट पेज रहेगा अपना, इसके बाद ब्रो चैप्टर ख़त्म है, मचाएंगे। चलो, मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन एट लोकल गवर्नमेंट। क्या है भाई, सब समान है, इक्वालिटी। अब इनका भी है जो रेगुलर इलेक्शन होगा। फिर थार पे स्क्वायर पे लिखा जाएगा पंचायत, ग्राम पंचायत सरपंच। सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास। आ भी गया ये पॉइंट। देखो सीट्स रिजर्व होती है एसटी के लिए, एससी के लिए एंड ओबीसी के लिए। क्यों? अपना भारत ऐसा है भाई, और कहीं कुछ नहीं है। अपने भारत में है कि भाई वो पिछड़े हुए हैं, वो है, पैसा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इनको रिजर्वेशन दो। लॉ भाई, लॉ रिजर्वेशन। एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। हाँ भाई, नारी सबको प्यारी है, बहुत प्यारी है। तो जो नारियाँ, फेमिनिज्म, उनके लिए जो सीट्स है 1/3, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबा वीडियो छोड़ो। हाँ, 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। स्टेट इलेक्शन कमीशन वाज फॉर्म टू कंडक्ट लोकल गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, SEC भी बोलते हैं इसको, फॉर्म टू कंडक्ट लोकल गवर्नमेंट इन एवरी स्टेट। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू गिव अ पार्ट ऑफ इनकम ऑफ पावर। हो, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। अपना पैसा कौन देना चाहता है बबुआ? कोई नहीं। तो क्या हुआ यहाँ पे, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी पावर में से, अपने रिवेन्यू जो वो कलेक्ट करते थे पैसा, उनमें से लोकल को थोड़ा सा देना पड़ता था पार्ट। ये आ गया भाई कॉन्फ्लिक्ट। चलो भाई, लोकल गवर्नमेंट क्या है, दो टाइप की, रूरल एंड अर्बन। रूरल लोकल गवर्नमेंट। अब यहाँ से देखो पंचायती राज की डेफिनेशन निकलती है पूरी। पिछले साल ही क्वेश्चन आया पंचायती राज पे, व्हाट इज पंचायती राज। द 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट इज कॉल्ड पंचायती राज। जो 3-tier स्ट्रक्चर, यानी फर्स्ट 3 tier समझ रहे हो, सेंटर, स्टेट, देन लोकल, इसको बोलते हैं 3-tier स्ट्रक्चर। किसका? मेरा नहीं, आपका नहीं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का। फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल यानी गांव का डेवलपमेंट के लिए। गांव का डेवलपमेंट कैसे होगा? गांव के लोगों के द्वारा ही होगा। हम जाएंगे तो हम उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे, आप जाओगे नहीं समझ पाओगे, नेता वगैरह जाएंगे नहीं समझ पाएंगे। जो गांव के लोग हैं वही समझ सकते हैं उनकी नीड क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, एवरीथिंग दैट यू मीन। तो इसलिए पंचायती राज फॉर्म की गई थी। एम ऑफ पंचायती राज क्या, लड्डू पेड़े बेचने के लिए बना दी? नहीं, उसका कोई एम है। एम क्या है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट, जोन्स एंड विलेज टू डेवलप करे। जैसे जैसे लोग सीखेंगे वो आगे बढ़ेंगे। आज वो पंचायती राज में है, कल वो लोकल गवर्नमेंट से थोड़ा और ऊपर बढ़ेंगे, कल स्टेट में जाएंगे। ऐसे ऐसे करते करते वो सेंटर में भी जा सकते हैं। एज द नीड ऑफ द पीपल, वो वैरी करती है। पीपल को कैसे बंदे चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, उस हिसाब से वो बंदा आगे बढ़ सकता है। लास्ट पॉइंट इज ग्राम पंचायत, डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एंटायर विलेज। ग्राम पंचायत क्या है? अब जैसे एक विलेज है, उसके लिए पूरा डिसीजन जो मेक होगा वो ग्राम पंचायत के द्वारा ही होगा। पंचायत समिति क्या है? जब एक ग्राम पंचायत हो, दो हो, वो जो 3-4 ग्राम पंचायत मिल जाए तो फॉर्म, मतलब वो जो मिलके एक चीज़ बनाएगी उसको बोलते हैं पंचायत समिति। उसको ब्लॉक और मंडल भी बोलते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है पूरा। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक हिट हार्ड चाहेंगे।